हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आज 2018 का पेपर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ बिजनेस स्टडीज का। चलो जी प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बेटा लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि कहीं ना कहीं 2019 तक एक अलग मार्किंग स्कीम थी, तो 2018 में भी सेम मार्किंग स्कीम है। 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है क्वेश्चन। ए जो सेक्शन है वहां पर 1 मार्कर्स हैं, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 5 मार्कर और 6 मार्कर। 1 to 8 क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन है, 9 to 13 3 मार्क क्वेश्चन है, 14 to 19 4 मार्क क्वेश्चन, 20 to 22 ये 5 मार्क क्वेश्चन और 23 से 25 6 मार्क क्वेश्चन। चलो जी, इंटरनल चॉइसेस भी कुछ हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम जितना पीछे जाते जाएंगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन उतना बढ़ते चले जाएंगे। शुरू में ऐसे ही होता था बेटा, 2010 तक तो अगर मैं बात करूँ 60 to 70% पेपर डायरेक्ट होता था, पर जो केस स्टडीज आती थी 30 से 40% की, वो आती बहुत तगड़ी थी। तो बेटा अब यही बात मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जो क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे वो बहुत हल्के आएंगे, और जैसे ही कोई इनडायरेक्ट आएगा तो वो बहुत मुश्किल आएगा। पढ़ना स्टार्ट करते हैं विदाउट अ फर्दर डिले। सबसे पहले बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन, डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन। पढ़ाई आपने, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टिल द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, गिव द मीनिंग ऑफ मेथड एज अ टाइप ऑफ। मेथड क्या है बेटा? मेथड इज अ प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर टू परफॉर्म अ टास्क। 1 मार्कर्स हैं या 1 लाइनर्स हैं, इतना ही लिखना होता है आपको बेटा। आगे बढ़ते हैं, मेरे से क्या पूछा जा रहा है? लिस्ट द फर्स्ट 2 स्टेप्स व्हिच हैव बीन फॉलोड बाय सौरभ दैट आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेटा कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, उसकी प्रोसेस के शुरू के 2 स्टेप लिखने हैं। सौरभ डिसाइडेड टू स्टार्ट अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ही सेट द टारगेट ऑफ अर्निंग 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स इन द फर्स्ट ईयर। कहीं ना कहीं बेटा ऑब्जेक्टिव सेट करने की बात दिख रही है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है उसका 10% प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे तो प्लानिंग समझ में आ रहा है। फिर भी एक बार आगे देख लेते हैं। एज अ गुड बिजनेसमैन he was concerned about the future of business which was uncertain. He gathered information that the demand for chocolate is increasing day by day. He used this info as a base for future planning and shared it with his team. On the basis of gathered information, he scheduled a meeting in a following week to find innovative ways to achieve the objective. तो बेटा ऑब्जेक्टिव सेट किया, कहीं ना कहीं उसके अचीवमेंट की बात चल रही है, प्लानिंग की है। और रही बात शुरू के 2 स्टेप की, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग प्रेमाइसेस। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, identify the factor affecting the working capital requirement of this industry. In the paint industry, various raw material are mixed in different proportion with petroleum for manufacturing different kind of paints. One specific raw material is not readily and regularly available to the paint manufacturing companies. Bonner Paint Company is also facing this problem, and because of this, there is a little time lag between placing an order and the actual receipt of raw material. But once it receives the raw material, it takes less time in converting it into the finished goods. ठीक है जी। बात बड़ी सिंपल सी ये है कि सारा का सारा जो गेम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का अफेक्ट कर रखा है, वो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं कर रखा है। अगर रॉ मटेरियल इतनी आसानी से अवेलेबल हो ही नहीं रहा, कब ऑर्डर प्लेस करते हो, कब आपके पास आता है, तो कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आज ज्यादा ऑर्डर दोगे, पता नहीं कब आएगा, हो सकता है 2-3 महीने बाद फिर ऑर्डर दो, पता नहीं कब आएगा। तो कहीं ना कहीं जेब से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, अपने सप्लायर को ज्यादा पैसा दे के रखना पड़ता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ने पूरी गेम बिगाड़ी हुई है कंपनी की। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये रूपी का सिंबल है, 7 गलती से लिखा गया। कहता है आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई द इन्वेस्टर कुड नॉट इन्वेस्ट इन टी बिल। पढ़ते हैं, एन इन्वेस्टर वांटेड टू इन्वेस्ट ₹20,000 in T-bills for a period of 91 days. When he approached the RBI for this purpose, he came to know that it was not possible. क्या रीजन था कि वो टी बिल में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा? बेटा ट्रेजरी बिल वैसे तो अभी कोर्स का पार्ट नहीं है, पर ट्रेजरी बिल में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो 25,000 और उसके मल्टीपल में इशू होते हैं, 20,000 का कोई टी बिल होता ही नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट वन,
वाई इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी इज इम्पॉर्टेंट। आपको क्यों लगता है इन फिलोसफी को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है? बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज को एक बार पढ़ लोगे तभी आप एम्फासिस कर सकते हो कि किस एस्पेक्ट पे मुझे कितना फोकस करना है। मुझे कस्टमर नीड पर फोकस करना है और मेरे को इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर फोकस करना है। मुझे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर फोकस करना है या क्वांटिटी पर फोकस करना है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आपको सारी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप डिसाइड कर सको कि मुझे किस किस पार्ट पर फोकस कर चलना है। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। गिव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बेटा पहली बात अब हमारे कोर्स में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया। दूसरी बात डिस्ट्रिक्ट कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारे कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाता है। वैसे बता देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन shall consist of a president and not less than 2 other member, one of whom should be a woman। तो मैंने बात बता दी पर ये कोर्स का पार्ट नहीं है, आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। एक तवन की बात करते हैं। स्टेट द लेबलिंग फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय दिस स्टेटमेंट, बाय वन गेट वन फ्री इज प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ पैकेज ऑफ अ मॉस्किटो रेपेलेंट। बेटा क्या लिखा हुआ है लेबल पे? एक के साथ एक फ्री। यहाँ लेबल किसका काम कर रहा है? प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट का। लेबलिंग के 5 फंक्शन है, उसमें से बेटा काम का फंक्शन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट दिख रहा है। 1 मार्कर्स मेरे खत्म हो जाते हैं, मैं 3 मार्क्स क्वेश्चन पे शिफ्ट कर रहा हूँ बेटा। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अथॉरिटी एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा मैं ना बहुत दिनों से आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई डिफरेंस भी है फॉर्मल इनफॉर्मल फंक्शनल डिविजनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग में ही 4 है और बाकी भी बहुत सारे डिफरेंस के ना सभी बेसिस एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर लो। मैं कहता हूँ 3 दिन सिर्फ इसमें दो और सारे डिफरेंस प्रिपेयर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बेटा आज भी दिख जाता है, एक डिफरेंस तो कम से कम आएगा ही आएगा, कम से कम एक तो कंफर्म है। अब ये भी बात क्लियर है बेटा कि अगर डिफरेंस करना है तो एनसीईआरटी से ही क्यों करना है, क्योंकि ये जो बेसिस पूछे जा सकते हैं ना ये कभी एनसीईआरटी के बाहर हो ही नहीं सकते। चलो खैर फिलहाल मैं अपने क्वेश्चन पर शिफ्ट करता हूँ आपसे। मेरे को फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों इमर्ज हुई, कैसे इमर्ज हुई और इनफॉर्मल कैसे हुई? बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से इमर्ज होती है और ये सोशल इंटरेक्शन की वजह से। तो यार सोशल बीइंग बात करे बिना तो रह ही नहीं सकते ना। तो सोशल इंटरेक्शन की वजह से इमरजेंस होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का और फॉर्मल का रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से। रही बात बेटा सेकंड बेसिस की अथॉरिटी की कि किसकी कितनी पावर है, तो बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पावर डिपेंड करती है पोजीशन इन द मैनेजमेंट कि आपकी पोजीशन क्या है मैनेजमेंट में, टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, लोअर लेवल पे हो, उसी हिसाब से पावर है। और इनफॉर्मल में ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल क्वालिटी पर कि कितनी क्वालिटी रखते हो, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी रखोगे उतने बड़े लीडर बन जाओगे वहां पर। आगे बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का फ्लो कैसा है? बेटा फॉर्मल में तो स्केलर चेन के थ्रू है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर के थ्रू बात कर सकते हो। इनफॉर्मल की बात करें तो कोई प्लान स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, कोई भी किसी से भी किसी भी डायरेक्शन में बात कर सकता है। तो ये था बड़ा सिंपल सा आंसर। आगे बढ़ते हैं। स्टेट द स्टेप इन अ सिलेक्शन प्रोसीजर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एंड बिफोर द जॉब ऑफर। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद और जॉब ऑफर से पहले कौन से स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस में? रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, इसके बाद करोगे सिलेक्शन डिसीजन और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये तीनों स्टेप हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत आसान है जो लिखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं बेटा 11th क्वेश्चन की तरफ। There are many theories and style of influencing people's behavior. Identify the style used by Sandhya, which is based on the use of authority. अच्छा जी, अथॉरिटी के हिसाब से मुझे क्या करना है? कहीं ना कहीं संध्या का लीडरशिप स्टाइल बताना है। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे स्टाइल और थ्योरी है जो जिसके हिसाब से आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना बेटा कहीं ना कहीं लीडरशिप का पार्ट है। तो 3 तरीके के स्टाइल हमने बटे हैं, ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन लीडर।
पढ़ेंगे बेटा अभी कौन से हैं, बी पार्ट भी पढ़ लेते हैं। स्टेट टू पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन अबव, कम्युनिकेशन डिस्कस्ड अबव विच संध्या इज यूजिंग एज एन इंटेलिजेंट मैनेजर। पढ़ते हैं जी। Sandhya is a successful manager in Manison Enterprises. She has a team of 12 people working under her. She encourages them to set their own objective and take decisions. She respects their opinion and support them so that they can perform their duties and accomplish organizational objective. To manage to manage and exercise effective control, she uses the forces within the group. काम की बात बता देता हूँ बेटा, जैसे ये वर्ड दिखाई देगा कि वो फोर्सेस यूज करती है विद इन द ग्रुप, आंसर सिर्फ एक हो सकता है, डेमोक्रेटिक। ठीक है ना जी, कहीं ना कहीं बेटा डेमोक्रेटिक स्टाइल है। आप अथॉरिटेरियन लीडर नहीं हो, आप पार्टिसिपेटिव लीडर हो। तो डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडर हो आप। आगे बढ़ जाते हैं, मुझे उसके कम्युनिकेशन में दो पॉजिटिव चीजें सोचनी है। आगे बढ़ो। As an intelligent manager, at times she also make use of positive aspect of informal communication. कहते कहीं ना कहीं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ फायदे उठाती है। दिस वे शी इज एबल टू यूनिफाई डाइवर्स इंटरेस्ट एंड इंश्योर द टारगेट आर मेट। देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के दो पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर मुझे लिखने हो तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा फुलफिल सोशल नीड, कि आपकी कहीं ना कहीं सोशल जरूरतें पूरी हो जाती है। दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाते हैं। तीसरी बात, रैपिड कम्युनिकेशन होता है, थोड़ा फास्टर कम्युनिकेशन होता है। कोई भी दो लिख देना बेटा, मेरा ख्याल बात समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर और बता देता हूँ। पता नहीं बाय चांस ऐसा है, जब भी आपसे लीडरशिप स्टाइल पूछा जाता है, 100 में से अगर आपने 100 अलग अलग केसेस पढ़े हैं तो 100 में से 90 का आंसर डेमोक्रेटिक होगा या पार्टिसिपेटिव होगा। ये बात ना बोर्ड में भी बेटा सोच कर जाना। ठीक है जी, तो आसान होगा केस स्टडी को आइडेंटिफाई करना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई किताब नहीं बताएगी आपको। 100 में से 90 केस का आंसर डेमोक्रेटिक नजर आएगा अगर मैं लीडरशिप स्टाइल की बात करूं। 12th क्वेश्चन पर शिफ्ट करते हैं। Which source of debt, option A or B, is better? Give reason in support of your answer. Also state the concept being used in taking the decision. कहता है the ROI of a company ranges between 10 to 12% for the past 3 years to finance its future fixed capital need. It has the following option for borrowing debt. कंपनी का ROI 10 से 12% के आसपास है। कुछ फ्यूचर में कैपिटल की जरूरत है, उनके पास डेट लेने के दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, ऑप्शन बी वेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13%। कौन सा बेटर है, क्यों बेटर है, कारण बताओ, और कौन सा बेटा कंसेप्ट यूज हो रहा है। बेटा आपको ना ऐसे केसेस में हमेशा देखना है क्या आरओआई ग्रेटर देन इंटरेस्ट है या नहीं है, और कौन से ऑप्शन में है। आरओआई मेरा 10 से 12% है और इंटरेस्ट रेट अगर मैं 13% ले लूं तो इंटरेस्ट रेट ग्रेटर है, और अगर मैं 9% ले लूं तो आरओआई ग्रेटर है। इफ आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट तो मैं ऐसी जगह पर ही डेट का इस्तेमाल करना चाहता हूं। यानी कि ऑप्शन ए हमेशा बेटर है फॉर अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों, ऐसा क्यों, कहीं ना कहीं जब भी आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगा आपको इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिलेगा, उनकी अर्निंग बढ़ जाएंगी। तो जो कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर वो बेटा कुछ और नहीं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। क्या कहता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज द फाइनेंशियल प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेट टू प्रोड्यूस गेन फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। जहां आप डेट का मतलब फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस का इस्तेमाल करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए, इस कंसेप्ट को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। तो 12th का आंसर भी हो जाता है यहाँ पर। 13th पढ़ते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, 2 पॉइंट से मुझे बात समझाइए। बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल जस्टिफिकेशन और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। मैंने 5 हेडिंग बोल दी बेटा, कोई भी 2 लिख सकते हो। रही बात अगर मेरे को थोड़ा सा समझाना हो तो मैं पहले गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करता हूँ। देखो, बिजनेस के लिए सबसे जरूरी क्यों है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट आपके बिजनेस से बहुत दूरी बना के रखे, देखो किसी को पसंद नहीं आएगा, किसी बिजनेस को पसंद नहीं आएगा कि गवर्नमेंट उनकी वर्किंग में इंटरवेंशन करे। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो चाहेगा कि गवर्नमेंट आ और मेरे बिजनेस में इंटरवेंशन करे।
तो अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से आप दूर बने रहो, गवर्नमेंट कभी भी आपके बिजनेस में आकर ताका झाकी ना करे कि क्या कर रहे हो, तो स्पॉन्टेनियसली कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करो अपनी मर्जी से, विलिंगनेस से। हमेशा गवर्नमेंट दूर बैठी रहेगी। तो पहला फायदा तो ये है। दूसरा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। देखो, अगर आपको लगता है ना मैंने लॉन्ग रन में बिजनेस से कुछ कमाना है, मैं अभी 25 साल का हूँ, मैंने आज से दुकान खोली और मैं जब तक जिंदा हूँ इसी दुकान पर बैठना, अगर इतना लॉन्गर इंटरेस्ट है आपका, तो बेटा इतना लॉन्गर इंटरेस्ट तभी सर्व हो सकता है अगर आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करोगे। जो बिजनेस कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं ना बेटा, साल 2 साल में खत्म हो जाते हैं। जिंदगी भर एक ही जगह का इंटरेस्ट है, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। ये दो मैंने बातें समझा दी, आई होप ये बात क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी सी केस स्टडी बेटा दिखाई दे रही है मुझे। केस पढ़ते हैं, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, देन केस। फ्रॉम द अबव इन्फो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर adopted by Yumco Limited and state any 3 advantages of the structure so identify। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ढूंढना, उसके 3 फायदे देखते हैं, फंक्शनल है या डिविजनल। बेटा कहता है Aradhna and Gandharv are heads of 2 different departments in Yumco Limited. They are efficient manager and are able to motivate the employees of their respective departments to improve performance। अपने अपने डिपार्टमेंट के कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं ताकि परफॉर्मेंस उनकी इंप्रूव हो। However, they derive to excel in their own sphere of activity instead of giving emphasis on objective of enterprise has hindered the interaction between the department that Aradhna and Gandharv are heading। बेटा वो कह रहा है कहीं ना कहीं अपने स्फेयर में ही काम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं रादर देन ऑर्गेनाइजेशनल जनरल इंटरेस्ट। इस वजह से उनका कोई बहुत ज्यादा इंटरेक्शन भी नहीं है। ऑफन दे आर इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट एंड हैव बिकम इनकम्पैटिबल। सर सारे के सारे हिंट अभी तक जितने हैं सब फंक्शनल स्ट्रक्चर के, अपने अपने डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आपस में बात नहीं कर रहे, इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट है। कहीं ना कहीं अगर डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, ये सारी बातें डिवीजन के एंगल से लिखी होती। तो बात बड़ी सिंपल सी है बेटा, आइडेंटिफाई करने की बात थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, उसके 3 फायदे, स्पेशलाइजेशन, इकोनॉमी, इजी टू गिव ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन बैठाना आसान है, ठीक है ना, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता। मैंने तो 5 फायदे बोल दिए बेटा, कोई भी 3 लिखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगेन एक बहुत लंबी चौड़ी केस स्टडी दिखाई दे रही है। द अबव केस हाइलाइट्स द फीचर ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दीज फीचर। मुझे लाइन कोट करनी है, देखना है कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के फीचर लिखे हुए हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है। चलो जी प्यारे बच्चों करते हैं। In 2015, Naveen left his luxurious life in Mumbai, where he worked as a manager for Bluebirds Limited. He shifted to Begumpur, Chhattisgarh to fulfill his grandmother's dream of converting their 25-acre ancestral land into a fertile farm. For this, he set out specific goals along with the activities to be performed to achieve the goal। तो वो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक गोल सेटअप कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज भी प्लान कर रहा है जिससे गोल अचीव होंगे। एवरी एक्टिविटी वाज अ चैलेंज सिंस ही वाज क्लूलेस अबाउट फार्मिंग। ही लर्नड एवरी एक्टिविटी फ्रॉम टिलिंग द लैंड टू सोइंग द सीड्स। To aid farmers, he launched his own company, Innovative Agriculture Solution Private Limited. It was difficult initially as no one trusted an urban youth telling farmer about farming. But when everything was discussed in detail, the farmers started taking interest. He wanted to ensure that future events meet effectively in the best interest of company. Through sales forecasting, he prepared an annual plan for production and sales। बेटा कहीं ना कहीं शायद आपको हिंट मिला हो, मुझे एक हिंट तो मिलना शुरू हो गया कि सारी बातें आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो, फ्यूचर इवेंट्स अच्छे से हो पाए। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है और ये लाइन ना बहुत अच्छे से प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक की बात कर रहा है। फिर भी बेटा एक बार आगे पढ़ लो अगर आप पढ़ना चाहते हो कि कुछ और ना लगे आपको। He also found that farmer grew only paddy, which was an activity of 3 to 4 months, and the land remained idle for the rest 8 to 9 months of the year। He not only identified but evaluated various alternatives through which farm could be utilized for the remaining month of the year। अगेन बेटा दिख गया, आपने आइडेंटिफाई करे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव और उनको इवैल्यूएशन की भी बात चल रही थी। तो प्लानिंग है आंसर, ये कंफर्म हो गया। अब बेटा रही फीचर्स की बात, मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन बेटा 5 मार्क में आया हुआ है। अगर बेटा मेरे को 1 मार्क का फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लिखने को भी मिल गया तो 4 फीचर तो होंगे ही होंगे।
एक बार अच्छे से ढूंढते हैं इनको। वैसे मैं बता देता हूँ, मैंने ना 2-3 तो अभी दिमाग में मैं बिठा चुका था पढ़ते पढ़ते। देखते हैं एक बार। सबसे पहले ये लाइन, फॉर दिस ही सेट आउट स्पेसिफिक गोल्स अलोंग विद द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म टू अचीव द गोल। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का काम ही क्या है बेटा, कि आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो। ऑब्जेक्टिव सेट भी हो रहा है और एक्टिविटी भी प्लान कर रही है ताकि ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद भी बेटा कहीं ना कहीं कुछ बात आई थी, ये बात आई थी, he wanted to ensure that future events meet effectively in the best interest of the company. Planning is futuristic, फ्यूचर इवेंट्स को अचीव करने की बात चल रही है। उसके बाद भी बेटा एक बात है कि उसने क्या करा, सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करे ऑल्टरनेटिव, उनको इवेलुएट करना शुरू कर दिया ताकि पूरे साल भर थ्रू आउट द ईयर बेटा वो लैंड यूज हो पाए। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में यही तो डिसीजन मेकिंग होता है कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यू हैव टू चूज द बेस्ट आफ्टर इवेलुएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स। चलो जी, कहते हैं थ्रू करेक्ट फोरसाइट एंड लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, प्लानिंग इज अ थिंकिंग फंक्शन रादर देन अ डूइंग फंक्शन। यही बात प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज भी बोलती है। तो ये पूरी लाइन हो जाएगी, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। 4 फीचर मेरे को ढूंढने थे बेटा, मैंने चारों ढूंढ लिए। केस स्टडी कमाल की है, आप ऐसी केस स्टडी एक्सपेक्ट कर सकते हो आज भी बेटा बोर्ड्स में। चलो जी, पढ़ते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग के बेटा 4 पॉइंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। कहीं ना कहीं बेटा फ्यूचर में जब ये क्वेश्चन आएगा तब मैं इसकी चर्चा जरूर कर दूंगा, आज छोड़ देता हूँ। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन ना बेटा हर सैंपल पेपर में हम छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। जब ये दोबारा रिपीट होंगे कहीं ना कहीं तब मैं इनका डिस्कशन कर दूंगा। मेरा पर्पस मैक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। किसी पेपर में क्या बता देते हैं, किसी पेपर में क्या बताते हैं, जिससे वीडियो की लेंथ भी बहुत बड़ी नहीं होगी, आपके लिए बोरिंग नहीं होना चाहिए। चलो जी, 17th वन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय गुडकेयर हॉस्पिटल टू इट्स डॉक्टर through running trophies which need of the doctor will be satisfied through the incentive identified in A। रही बात बेटा सी पार्ट की दो वैल्यूज भी बता दो, सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट कर चुका है, तो इन क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। कौन सा इंसेंटिव है, फाइनेंशियल या इन नॉन फाइनेंशियल, और उसमें भी कोई स्पेसिफिक, और बेटा कौन सी डॉक्टर की नीड सेटिस्फाई होगी। Ramurthy, the CEO of Good Care Hospital, a leading chain of hospital, decided to reward the good work of the doctor for his organization. For this, he instituted 2 running trophies, healthcare trophies, to acknowledge and appreciate the tireless effort of doctor who rendered selfless services to the patient, and another Beti Bachao trophy to recognize the outstanding work done by the doctor in saving the girl child। ठीक है जी, दो अलग अलग ट्रॉफी चल रही हैं बेटा। कहीं ना कहीं टायरलेस वर्क जो कर रहे हैं डॉक्टर उनके लिए, कहीं ना कहीं जो बेटी बचा रहे हैं उनके लिए। The CEO who also wanted to improve the health services in the rural area all over the country, he decided that all the doctors must work in rural area for at least 6 months. He also decided that paramedical staff should be employed locally। चलो जी, खैर ये पूरी बात तो वैल्यूज से थी और वैल्यूज वाले क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। रही बात इंसेंटिव की, कहीं ना कहीं बेटा आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो बात एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम की चल रही है। और अगर एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो कौन सी नीड सेटिस्फाई होती है रिकॉग्निशन से, एस्टीम नीड। एस्टीम नीड 3 तो बातों से बेटा रिलेट करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स और रिकॉग्निशन। यहाँ रिकॉग्निशन जैसे ही मुझे समझ में आया वैसे ही बेटा एस्टीम नीड भी मुझे समझ में आया। 18th वन, स्टेट द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शन, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं, लेकिन बात करते हैं। एक बेटा सबसे पहले पॉइंट तो आप लिखोगे जहां सेबी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को बंद करता है, जस्ट लाइक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और प्राइस रिगिंग वाली बात। कंट्रोल करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को, ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हो। एजुकेट करता है इन्वेस्टर को, तीसरी बात लिख सकते हो। प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस, चौथी बात लिख सकते हो। 4 ही प्रोटेक्टिव फंक्शन है, मैंने चारों के बारे में बात कर दी। ऑल्दो एनसीईआरटी में इनकी इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं बैच में इससे ज्यादा डिटेल्ड बता देता हूँ बेटा। आगे बढ़ जाते हैं, कभी ना इसकी बात किसी और जगह पर बहुत अच्छे से करूंगा। 19th वन, स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच सुमित
had to fulfill as an aware consumer to get the services of the company. Explain briefly any two rights which Sumit could have exercised had he fulfilled his responsibility identified in part A. बेटा जैसे ही मैंने बी पार्ट पढ़ा ना, मुझे एक बात समझ में आती है कि सुमित ने ना कुछ जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई है, क्योंकि बी पार्ट ने कहा कौन से दो राइट सुमित को मिलते हैं अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर देता, और यहाँ पर यही बात पूछी जा रही है कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सुमित को फुलफिल करनी चाहिए थी एज एन अवेयर कंज्यूमर। पढ़ते हैं जी क्या बात है। Sumit purchased an ISI marked washing machine of a famous brand MG from TG Electronics Limited. The shopkeeper asked him to wait for 2 days for installation of the machine. His friend Vivek was very fond of experimenting with new electronic product. He told Sumit that there is no need to wait company's representative to install the machine, that he could do it. ठीक है जी, so both of them installed the machine without following manufacturer instruction. यही वर्ड को काम की लाइन है बेटा। खैर आप समझने वाले तो समझ गए। लर्न अबाउट द वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। ये है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कोई नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या पता कुछ और हिंट भी हो। इनिशियली द मशीन वर्कड इफेक्टिवली एंड द वॉश वाज गुड, but after 2 days the machine started stopping in between the wash cycle. Sumit and Vivek tried their best to start the machine but failed in their efforts. Sumit therefore approached TG Electronics Limited, which refused to provide any services on the plea that the installation of machine was not done by the company. तो बेटा वही एक जिम्मेदारी जो आपको पूरी करनी चाहिए थी, लर्न अबाउट द वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, फॉलो द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। आपने मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करी, तो कौन से दो राइट अब नहीं मिलने वाली और कौन से दो राइट मिल जाते अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते। तो बेटा राइट टू बी हियर्ड मिलता और राइट टू सीक रिड्रेसल मिलता। ठीक है ना, आज की तारीख में राइट टू बी हियर्ड का नाम राइट टू रिप्रेजेंट है बेटा। तो राइट टू बी हियर्ड क्या है बेटा, आपकी बात को सुना भी जाता और कहीं ना कहीं राइट टू सीक रिड्रेसल मिलता, मतलब कंपनसेशन भी मिल जाती, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते, आपकी बात रखी जाती। चलो क्या, अब वो भी नहीं रखी जाएगी। 20th, व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेशन, स्टेट इट्स 4 फीचर। बेटा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, डिस्कस अभी नहीं कर रहा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन का मतलब सब समझते ही है, यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है ना जी। बेटा करेंगे इसकी चर्चा, अगर कहीं और ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ मौका मिला तो पक्का करेंगे। आज की तारीख में इतने डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा नहीं आते, लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर केस स्टडीज आ रही हैं तो आ भी बहुत अच्छी रही है। या तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत थके हुए, जैसे 20th क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा, लेकिन अगर आ रही है तो बहुत ही अच्छी केस स्टडी आ रही है। आज की तारीख में ऐसे क्वेश्चन बेटा एक्सपेक्ट मत करना आप। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फीचर ऑफ कंसेप्ट डिस्कस्ड इन अबव पैरा, आल्सो स्टेट एनी 4 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट। पढ़ते हैं। Konak Limited is an electronic goods manufacturing enterprise situated in Shivpuri, MP. It is earning a very low revenue in comparison to a competing electronic goods manufacturing enterprise, Nova Limited, situated in Mumbai. Both Konark's and Nova's operation are affected directly by investor, customers, competitors, and suppliers, which are unique to their respective location. In addition to this, individual firm of this field are affected indirectly by the factor like money supply and economy, composition of family and the technological changes. इतने ज्यादा हिंट दोगे तो कैसे कुछ बचेगा। बेटा कंसेप्ट का नाम बिजनेस एनवायरनमेंट है और उसका फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये रही स्पेसिफिक फोर्सेस जो डायरेक्टली मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालती हैं, और ये रहे बेटा जनरल फोर्सेस, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फोर्स की बात है, सोशल फोर्सेस की बात है, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस की बात है जो मेरे बिजनेस पे इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं। तो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस रही बात इंपॉर्टेंस की, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। आज की तारीख में मैं ऐसा उम्मीद तो नहीं करता, पर आ भी सकता है। पता ही होंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की 4 एडवांटेजेस। इट हेल्प्स द फर्म इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, it helps the firm in identifying threats and serve as a early warning signals, tapping useful resources, coping with rapid changes। सब पढ़ा ही है बेटा, सब डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए। 22 अगेन एक बहुत लंबी चौड़ी सी केस स्टडी दिखाई देती बेटा। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट
और explain briefly any four factor discussed in above case related to the concept so identified। बहुत बड़ी केस स्टडी, मतलब कमाल, मैं वर्ड नहीं है बेटा कि कैसा पेपर डिजाइन किया गया, बहुत ही अच्छा, एक होलसम पेपर कह सकते हो। After acquiring the necessary knowledge and skills on starting an aloe vera farm, Ashok wanted to be a leading manufacturer of aloe vera product worldwide. He observed that the product were expensive as the demand of the product was more than the supply. He was also keen to promote methods and practices that were economically viable and environmentally sound, and at the same time protecting public health. बेटा अभी ना बड़ी मिली जुली सी बातें हैं, मतलब फर्स्ट पैरा से आपको कुछ भी कंसेप्ट समझ नहीं आया होगा, कहीं ना कहीं सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट भी लग रहा था ये पढ़कर, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए वो महंगा है, पता नहीं क्या बात चल रही है बेटा। चलो देखते हैं। अशोक्स मेन कंसिडरेशन वाज अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द कंज्यूमर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट। सबसे काम की लाइन है। अशोक का मेन ध्यान किस चीज पर है? अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द कंज्यूमर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट, कि कितना अमाउंट पे कर सकती है बेटा सोसाइटी या कस्टमर जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बेटा प्राइसिंग मिक्स की बात चल रही है, प्राइस मिक्स की बात चल रही है। चलो खैर, क्या कोई और हिंट आता है? देखो जहां ये इसने कहा था कि डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है बेटा प्राइस मिक्स को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक बेटा द यूटिलिटी एंड डिमांड की तो बात है, तो यूटिलिटी एंड डिमांड वाली बात कहीं ना कहीं डिमांड वाली बात नजर है। आगे बढ़ लेते हैं, क्या और कोई हिंट है क्या? He also thought that competitors' price and their anticipated reaction must also be considered for this. After gathering and analyzing info and doing correct marketing planning, he came to know that the consumer compare the value of product to the value of money which they are required to pay। यही बात यूटिलिटी की है। कंज्यूमर कैसे सोचता है? कंज्यूमर ऐसे तो सोचता है, अगर मैंने किसी चीज के लिए 250 खर्चे, क्या 250 यूटिल्स के बराबर मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है कि नहीं? जो मैं अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू है भी या नहीं? तो बेटा यही तो बात यूटिलिटी की है। अगेन हिंट जा रहा है प्राइस मिक्स की तरफ बहुत तेजी से। The consumer will be ready to buy the product when they perceive that the value of product is at least equals to the value of money which they would pay. Since he was entering into a low market, he felt that he would not be able to cover all costs. He knew that in a long run, the business will not be able to survive unless all costs are covered in addition to their minimum profit. बेटा अगेन प्रोडक्ट कॉस्ट की बात है। अब मैं श्योर हो चुका हूँ कि प्राइस मिक्स ही है। रही बात उसको अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर लिखने, देखो सबसे पहले तो बेटा ये कॉस्ट की जहां अभी मैंने बात पढ़ी, he felt that he may not be able to cover all cost, और वो चाह रहा है लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट कवर हो जाए तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है जी, यहां से लेकर यहां तक he felt that से लेकर मिनिमम प्रॉफिट तक प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है जी, रही बात जहां इसने यही बात करी बेटा वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट टू द वैल्यू ऑफ मनी वाली बात, वहां से लेकर कहीं ना कहीं जहां तक पे तक, यहां से लेकर आफ्टर गैदरिंग से ही शुरू करो और कहीं ना कहीं यहां तक बात करो दे वुड पे तक। ये बात किसकी छुपी है? द यूटिलिटी एंड डिमांड। और यूटिलिटी एंड डिमांड को आप इस बात से भी आइडेंटिफाई कर सकते थे जहां उसने बोला डिमांड प्रोडक्ट की ज्यादा है और सप्लाई कम है। रही बात बेटा एक और भी बात मुझे यहीं से नजर आती है, he also thought that the competitors price and their anticipated reaction must also be considered for this extent of competition in the market। यहीं से बेटा कॉम्पिटिटर की भी बात आ सकती है। क्या कॉम्पिटिटर का कोई और हिंट है? मैं ये भी देख लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। He examined the quality and the feature of product of the competitor, ये देखो आ गई बात, and the anticipated reaction of the consumer। तो बेटा यहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। 3 फैक्टर आइडेंटिफाई होते हैं, 4 पूछे, आगे बढ़ते हैं। Considering the same, he decided to add some unique feature to the packaging and also divided to provide home delivery to the product। ठीक है जी, कंसीडरिंग से लेकर प्रोडक्ट तक क्या हो जाता है? मार्केटिंग मेथड यूज। जब भी बेटा अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करोगे, जो भी मार्केटिंग का तरीका इस्तेमाल कर रहे हो, इधर होम डिलीवरी और इनोवेटिव पैकेजिंग, उसके भी तो पैसे जोड़ लोगे बेटा अपने प्रोडक्ट के प्राइस में। डोमिनोज क्या करता है? फ्री होम डिलीवरी देता है। आपको क्या लगता है सच फ्री? बेटा प्राइस में ही पैसे पहले ही चार्ज हो चुके होते हैं।
तो प्राइस में ही हम मार्केटिंग मेथड जो यूज करते हैं उसके पैसे चार्ज कर लेते हैं। तो कमाल की केस स्टडी थी बेटा, आई होप मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा। कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर इन द अबव केस। टेक्निक एक है, प्रिंसिपल्स दो या उससे ज्यादा है। पढ़ते हैं जी। प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस का ही सारा गेम है बेटा। Karan Nat took over DeNorth Motor Company from his ailing father 3 months ago. In the past, the company was not performing well. Karan was determined to improve the company's performance. He observed that the method of production as well as selection of employees in the company were not scientific. He believed that there was only one best method to maximize efficiency. He also felt that once the method is developed, the worker of a company should be trained to learn the best method. सारा हिंट मिल गया इसी पैरा में, 3 लाइन में। जैसे ही उसने कहा कि सिर्फ एक बेस्ट मेथड होता है टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, आज एनसीईआरटी उठा लो बेटा, 10 सेकंड खर्च कर लो। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ही बिलीव से लेकर मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में बात लिखी हुई है। तो पहला प्रिंसिपल मिल गया मुझे। और जैसे ही उसने कहा कि एक बार बेस्ट मेथड डेवलप हो जाए तो वर्कर को उस बेस्ट मेथड पे ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये बेटा ये भी बात आप एनसीईआरटी से कंफर्म कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। He asked the production manager to develop the best method and carry out the necessary training. The production manager developed this method. Again बेटा जब ये ट्रेनिंग की बात हुई फिर दोबारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन की ही बात आई। The production manager developed this method using several parameters, right from deciding the sequence of operation, place from a machine, raw material till the delivery of product to the customer. The production manager से जब तक ये बात आई प्रोडक्ट टू द कस्टमर, मेथड स्टडी। बेटा मेथड स्टडी का ना लास्ट पैरा उठा लो, 15 सेकंड और खर्च लो। एनसीईआरटी खोल लो बेटा पीडीएफ और 15 सेकंड और खर्च लो। मेथड स्टडी का लास्ट पैराग्राफ एज इट इज लिखा हुआ है, उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में एग्जांपल दिया है और सेम यही वर्ड गिवन है बेटा। कहता है दिस मेथड वाज इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट, इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड वेस्टेज। अगेन दिस मेथड से लेकर वेस्टेज तक फिर मेथड स्टडी, सेम बात फिर एनसीईआरटी में लिखी हुई है। यानी कि एक एक प्रिंसिपल और एक एक टेक्निक को आइडेंटिफाई करने के लिए दो दो लाइन है बेटा। तो कहीं से कुछ भी ढूंढ लो बेटा, पर्पस सिर्फ आंसर का मिल जाना है। आई होप मैंने ये बात अच्छे से क्लियर कर दी, और अगर आपने एनसीईआरटी साथ में ही देख ली होगी मेरे बोलते बोलते तो आपको बात समझ में भी आ गई। 24th, name the step of staffing process regarding which the company decided to take action. State the benefit of the action to Moga Industries Limited. बेटा कौन सा स्टाफिंग प्रोसेस है, सॉरी स्टाफिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप है, एक तो मुझे ये बताना है और उसके बेनिफिट बताने हैं ऑर्गेनाइजेशन के खुद के लिए। देखो वैसे तो अगर आप थोड़े से समझदार हो इसको बिना केस को पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो। स्टाफिंग के बेटा कितने को स्टेप हमारे को, उसके कितने को फायदे हमारे को पता है। स्टाफिंग फंक्शन में पहला स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, क्या उसके एडवांटेज है कोर्स में? नहीं है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट है क्या उसकी इंपॉर्टेंस है बिल्कुल कोर्स में। पर कभी ऐसे पूछा क्या इंपॉर्टेंस बता दो रिक्रूटमेंट की टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। कहीं ना कहीं सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन की लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं है। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन उसकी भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन अलग है, टू द एम्प्लॉइज अलग है। तो मैं आपको बिना बड़े बोल सकता हूँ आंसर इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और ट्रेनिंग के फायदे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख देना। 5 ही फायदे हैं, बहुत बार बता दिए। कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगी, सेल्स इंप्रूव करेंगी, प्रॉफिट इंप्रूव करेंगे, इसको 2 पॉइंट में लिखना बात। ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर मेकिंग इफेक्टिव रिस्पांस टू द डायनामिक एनवायरनमेंट, रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर। 5 फायदे हैं, पांचों फायदे बेटे टिप्स पे याद होने चाहिए आपको। अगर फिर भी अगर मेरे को पढ़ने की बात है, ये देखो लर्निंग न्यू स्किल्स, जब भी स्किल्स की बात चले, एबिलिटी की बात चले, डेवलपमेंट की बात चले, सिर्फ ट्रेनिंग ही आंसर हो सकता है। आपसे पूरा केस पढ़ना, आंसर आपको ट्रेनिंग ही मिलेगा। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इजी है। ठीक है जी, आप समझ सकते हो नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन,
चॉइस ऑफ टेक्निक, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन, कुछ ही लिखो। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। रही बात नेचर ऑफ बिजनेस की, 3 तरीके के बिजनेस हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न। किसी भी हाल में बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रिक्वायर करती है बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरी। ट्रेडिंग कंसर्न को तो कोई प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि उनको कुछ भी प्रोसेस नहीं करना। रही बात अगर सर्विस कंसर्न को रिक्वायरमेंट है भी प्लांट एंड मशीनरी की, तो उतनी ज्यादा नहीं जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को है। सबसे पहली बात तो खत्म होगी। उसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन। बेटा जिस कंपनी का जितना बड़ा स्केल होगा उतनी ही ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। कंपेयर करके देख लो बेटा किसी गली मोहल्ले के टेलर को और ब्लैकबेरी को। दोनों सेम ही नेचर ऑफ बिजनेस में है, पर दोनों का स्केल अलग अलग है। अब जिसका स्केल जितना ज्यादा है उसको उतनी ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। अब आप समझ ही सकते हो उस चीज को। क्या जो गली मोहल्ले का टेलर है उसको जितना स्पेस चाहिए होगा उतना ही ब्लैकबेरी को चाहिए होगा? गली मोहल्ले के टेलर के पास कितना स्पेस होगा, कितनी लैंड एंड बिल्डिंग होगी? 50-100 गज, 200-300 गज हो सकती है। ब्लैकबेरी के बाद 200-300 गज होगा। आप समझ सकते हो बेटा। तो जितना बड़ा स्केल यानी कि लार्ज स्केल पे जो ऑपरेट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल। तो बातें समझ में आ गई। चॉइस ऑफ टेक्निक। बेटा टेक्निक दो ही तरीके की है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। जो ऑर्गेनाइजेशन लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करती है उनको ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव का मतलब ही क्या है, मोर कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ही क्या है, सॉरी मैंने सब उल्टा बोल दिया। दो तरीके की टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। जो ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करती है उनको कहीं ना कहीं फिक्स कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ही क्या है, मोर कैपिटल लेस लेबर। आप लेबर नहीं लगाना चाहते, कैपिटल ज्यादा लगाना चाहते हो, तो फिक्स कैपिटल में बेटा कहीं ना कहीं पैसे ज्यादा लगेंगे। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो लेबर इंटेंसिव है, सिर्फ लेबर पे बिलीव करती है, पैसे ज्यादा लगाने पे बिलीव नहीं करती, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, कहीं ना कहीं नेचुरली बहुत कम होगी। फोर्थ वन मैं डाइवर्सिफिकेशन लिख देता हूं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशन को डाइवर्सिफाई कर रही है, एंटर कर रही है नए सेगमेंट्स में। मैं कहता हूं पहले आप टायर्स बनाते थे, आपका नाम एमआरएफ टायर्स है, और अब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा रहे हो। बेटा जैसे ही डाइवर्सिफाई करोगे कहीं ना कहीं आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अब हमें नई मशीनरी की जरूरत होगी जो थ्रेड को टेक्सटाइल में कन्वर्ट कर दे, फैब्रिक में कन्वर्ट कर दे। तो ये था बेटा मोटा मोटा ओवरव्यू। खैर 2018 का पेपर कमाल था बेटा। जो केस स्टडी थी बहुत अच्छी थी। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट थे तो बहुत ही खत्म थे, अगर केस स्टडी थी तो बहुत ही अच्छी थी। ऐसे ही कुछ ट्रेंड आप आने वाले पेपर्स में भी देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। रखते आज के लिए इतना ही है। बाय बाय।